प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य की थ्योरी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग उस पर आधारित MCQ पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए या पूछे जाने वाले हैं। चलिए तो फिर बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे प्रश्नों से जुड़ते हैं। पहला प्रश्न है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ध्यान में रखना है कि जो सिद्ध थे और योगी की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक यानी कि इनका जो वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, सिद्ध साहित्य को साहित्य के अंतर्गत किसने नहीं माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैं बता चुका हूँ। तो विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं, मुनि जिन विजय नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही सही है। ये आपका विकल्प सही है। आपको विकल्प नहीं याद करना है, आपको सीधे उसका उत्तर याद करना है। चलिए, और ये प्रश्न कई बार जैसे UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है, पूरी संभावना है पूछा जाए। एक बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक, और ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में 2022 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है सहजयान के प्रवर्तक। क्या प्रश्न है? सहजयान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए सरहपा, आपको ध्यान होना चाहिए। फिर है सबरपा, सी विकल्प है आपका लुयपा। अच्छा, ये पा किस में लगा होता था पता है आप लोगों को? पा सिद्धों में लगा होता था। तो अब इसी में से जगह है तो और लिख लो कढ़ापा, नहीं तो 3 विकल्प ही पर्याप्त हैं। अब सहजयान का प्रवर्तक आपको पता ही है, चाहे सहजयान हो चाहे वज्रयान हो। वज्रयानी कौन था? तो सबरपा, लुयपा, कढ़ापा नहीं, सरपा ही सबसे पहले सिद्ध हैं। यही सहजयान के प्रवर्तक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया है, UGC नेट में पूछा गया है, 2014 और 18 में भी पूछा गया यही क्वेश्चन। और हमने जब लेक्चरर वाला एग्ज़ाम दिया था, इसमें चयनित हुआ था, तो उसमें भी ये पूछा गया है कि बौद्ध गान और दोहा। प्रिय छात्रों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सिद्ध साहित्य के अध्येता 4 थे। 4 में 3 महत्वपूर्ण जो हैं, इन्होंने सिद्धों की रचनाओं का अध्ययन किया, विश्लेषण किया और उसको प्रकाशित कराया। तो बौद्ध गान और दोहा, ये रचना सिद्धों के साहित्य के अध्ययन का बाद प्रकाशित कराई गई। का संपादन किसने किया? कल थ्योरी वाले वीडियो में हमने बहुत सही बताया है, का संपादन किसने किया। अब क्वेश्चन ये हो गया, विकल्प आपका ध्यान रखना है, राहुल सांकृत्यायन। आपको ध्यान होगा तो फिर ध्यान ही होगा, नहीं ध्यान होगा तो नहीं ध्यान होगा। प्रबोध चंद बागची, प्रबोध चंद बागची एक विद्वान थे, इन्होंने भी अध्ययन किया है। और एक कौन थे? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। ध्यान रखना, वो हरिप्रसाद नहीं है, हरप्रसाद शास्त्री। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप इस पे विचार कर सकते हैं कि बौद्ध गान और दोहा किसका है? किसका है? राहुल सांकृत्यायन का नहीं, प्रबोध चंद बागची का नहीं। राहुल सांकृत्यायन का ध्यान है, मैं बता भी दूं, राहुल सांकृत्यायन का था हिंदी काव्यधारा। ध्यान रखना, राहुल सांकृत्यायन का क्या था? हिंदी काव्यधारा। और प्रबोध चंद बागची और सरहपा की रचना का नाम एक जैसा है, दोहा कोश। क्या था? दोहा कोश। ये भी सही है, ये वाला भी साथ सही मिलता है, दोहा कोश। तो अब बचा क्या? जब राहुल सांकृत्यायन का हो गया हिंदी का विधारा, प्रबोधचंद बागची का हो गया दोहा कोश, और पूछा है बौद्ध गान और दोहा, यही महत्वपूर्ण उसके अध्येता हैं। तो ये रचना किसकी हो जाएगी? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। एक प्रश्न और है,
लेकिन थोड़ा जगह कम बची, इसको रफ कर लेते हैं। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिद्ध कवियों द्वारा, कौन से कवि? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा। कई बार बता चुके हैं, लेकिन हम बार बार बताएंगे। भाषा क्या है? देखो विकल्प दिया हुआ है, और ये प्रश्न टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया, और आपके पास तमाम सारे क्वेश्चन बैंक संकलन टाइप के होंगे, उनमें आप देखेंगे। तो पहला विकल्प है डिंगल, दूसरा विकल्प है बी पिंगल, विकल्प सी है संध्या या संधा या संध्या, दोनों में नाम लिखे दे रहा हूँ, पेपर में ऐसा नहीं आएगा, और डी विकल्प है अपभ्रंश। अब आपको विचार करना है कि इसमें सिद्धों की भाषा क्या थी। कई बार बता चुके हैं, डिंगल थी नहीं। डिंगल जानते हो क्या? ये भी बता दें, डिंगल जो है आदिकाल में रासो साहित्य की भाषा थी, जिसमें अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। चलो थोड़ा ज्ञान भी दे दें, हालांकि ज्ञान आपको जरूर नहीं है। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश मिलके जो भाषा बनी वो क्या कहलाई? डिंगल कहलाई। ऐसे ही पिंगल, पिंगल में क्या था? ब्रज, और प्लस अपभ्रंश, ये क्या कहलाई? पिंगल। तो सिद्धों की भाषा थी संध्या, और अपभ्रंश पर बहुत चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, इसलिए कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न लिखा है कि किन रचनाकारों की, देखिए बढ़िया प्रश्न, केवल बेवकूफ बनाने वाला है। किन रचना, और जो पूछा कहाँ गया पता है? ये नेट में पूछ लिया गया है। पता नहीं कैसा पेपर सिटर था, मेरी समझ नहीं आ रहा। ये इतना हल्का प्रश्न तो टीजीटी में नहीं पूछा जाना चाहिए। किन रचनाकारों की भाषा को, वही प्रश्न ऊपर वाले को पलट दिया, संध्या भाषा कहा गया। संध्या या संध्या भाषा कहा गया। देखो भाई विकल्प पे आ जाओ। बौद्ध, पहला विकल्प है बौद्ध सिद्ध, सिद्ध रहे बड़े प्रसिद्ध। दूसरा विकल्प है जैन मुनि, केवल जैन नहीं जो अपने आसपास मिलते हैं, ये जैन मुनियों की बात कही गई है। सी विकल्प है संत कवि, और विकल्प डी कुछ भी लिख दो। क्या लिखोगे? अपने मन से लिख दो, रासक परंपरा के कवि, रासक परंपरा के। थोड़ा देखो आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना है? किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा है, ये आपको पता है। सिद्धों की भाषा संध्या थी, और सिद्ध कहाँ से निकल के आए? बौद्ध से। कहाँ से निकल के आए? बौद्ध से। जैन मुनियों का नहीं, संत कवि तो उधर का है, और रासक परंपरा। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। मैं एक बात पूरे वादे और दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो कोई भी परीक्षा ले आओ तुम, टीजीटी का पेपर, आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। क्या है प्रश्न? क्या है प्रश्न? पूरक तत्व है। अब क्या है भाई, देखना है। इसके विकल्प देखो। चलिए मैं विकल्प दे रहा हूं। ज्ञान, पूरक तत्व आपको देखना है। वज्र, सी विकल्प है अग्नि, और फिर है डी विकल्प आपका चित्र। ध्यान में देखना है। अब देखो एक बात और समझा दें, सिद्ध साहित्य में शून्य को मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। क्या कहा गया था? पूरक माने जस्ट वैसा ही। पूरक कोण, संपूरक कोण हम लोग बीजगणित में पढ़ते थे कि इसका पूरक कोण क्या होगा। तो शून्य को ज्ञान कहा गया, इसलिए आपका विकल्प क्या सही है? ए। आपको विकल्प से नहीं लेना देना है, आपको ज्ञान, ज्ञान इसका सही है। ज्ञान उत्तर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न जिस तरह सिद्धों का पतन हो गया वही वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। सिद्धों, यहाँ पर सिद्ध हो गए गिद्ध एकदम। सिद्धों में प्रचलित
महामुद्रा शब्द का अभिप्राय मैं बताया था मैंने, महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है, ध्यान रखना। महामुद्रा पहला विकल्प इनका है कि सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, यानी कि बैठने का, सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, ये नहीं है। हमने आपको बताया था इनके पंचमकार, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, बी विकल्प है, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया। और विकल्प आपका सी सही है कि सिद्धि प्राप्ति हेतु, सी है सिद्धि प्राप्ति हेतु नारी संसर्ग, इसीलिए इनका पतन भी हो गया। और ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पीजीटी में भी पूछा गया था और नेट में भी पूछा गया 2017 में। इसके पूरे पूरे चांस हैं। हालांकि देखो एक चीज़ और समझा दें कि ये जो महामुद्रा पंचमकार बताए थे ना, पंचमकार इनका साधना पद्धति थी पंचमकार। थोड़ा समझा दें, ज्ञान भी ले लो यार, बहुत शॉर्टकट ठीक नहीं होता, अच्छी चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जो टिक टिक कर दो, टिक टिक करते रहते हैं। क्या क्या था? मांस, मदिरा, है ना, मछली, मैथुन और मुद्रा। यही मुद्रा वाला ये प्रश्न है। अब मुद्रा में होता क्या था? सिद्ध जानते थे कि वो कहते भी हैं कि जोगणी तेरे बिना मैं एक भी पल नहीं रह सकता, उसका मैं अर्थ बता रहा हूँ। तो इनका था सिद्धि प्राप्ति हेतु नारी संसर्ग। सिद्धि प्राप्ति हेतु क्या था? पता नहीं कौन सिद्धि करते थे, इसीलिए तो गिद्धों का काम है, नारी के टच में ही रहना चाहते थे, नारी के साथ रहना चाहते थे, नारी संसर्ग को ही महामुद्रा कहा गया। चलिए अच्छा एक चीज़ और बता दें, एक थे गोरक्षपा। गोरक्षपा ही गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ ने जब देखा कि ये तो सब अलग, सारे अलग दिशा पकड़ लिए, तब उन्होंने इसके विरोध में नाथ पंथ का आरंभ किया था। चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न देख, फिर प्रश्न वही आ गया, सिद्धों का प्रथम कवि। सिद्धों का प्रथम कवि किसे कहा गया? का प्रथम कवि। देखो इन प्रश्नों में चूकना नहीं है, अगर चूक गए तो समझ लो चूक गए। पहला लिखा विकल्प सरहपा, बी विकल्प लुइयपा, सी तंतिपा, डी कड़हपा। सब में पा या पाद लगा होता है। ये प्रश्न जानते हो कहाँ कहाँ पूछा जा चुका? DSSB दिल्ली केंद्रीय विद्यालय KBS PGT में ये प्रश्न पूछा गया था। आपको पता है कि सिद्धों का प्रथम कौन है? सरहपा, और इनको है 8वीं सदी के हैं। पहले हिंदी के भी पहले कवि हैं और हिंदी में ये सिद्धों में भी पहले कवि। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, इसको चूकना नहीं, सब रट लो। 84 सिद्धों की, 84 को अंकों में लिखा जाए, 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती हैं। प्रश्न को समझने की जरूरत है। साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, यहीं लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, आती हैं जो। अब विकल्प दिया है, आपको समझना है और मैं थ्योरी बता चुका हूं। अगर आपने सुना, एक बात और बता दें, विषय को गहराई से पढ़ना हो तभी हमसे जुड़ना। अगर छिछला पढ़ना है तो तमाम सारे लोग पढ़ा रहे हैं और फिर छिछले रह जाता है। पहला प्रश्न है, प्रश्न इसका पहला विकल्प है प्राकृत भाषा में। प्रश्न समझ लो पहले, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, अब वो बता रहा है विशेषताएं, प्राकृत भाषा में लिखी गई। क्या विकल्प है? प्राकृत में लिखी गई। बी विकल्प पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई।
और सी विकल्प है कि तत्कालीन लोक भाषा, तत्कालीन लोक भाषा, लोक भाषा माने जिसको आम जनता समझती हो, हिंदी में लिखी गई। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई। अब इसमें 3 विकल्प से काम चला लेते हैं, नहीं तो फिर बोर्ड भर जाएगा। देखो, सिद्धों की भाषा क्या थी? प्राकृत में तो लिखी नहीं गई थी। इनकी भाषा को संध्या कहा गया, और संध्या की मगही और अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची भी नहीं। इसलिए इनमें तीनों विकल्पों में ये विकल्प आपका ज़्यादा सही है और ये आपका उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न लिखा है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत आसान है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? बार बार बता चुकी, थ्योरी में पहला प्रश्न ही था। 184 भी लिखा होगा विकल्प में, बी विकल्प 84, सी विकल्प है 8400 और डी विकल्प है 20। अब ध्यान में रखना है, जल्दबाजी में हमको सब में 84 दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो। और ये प्रश्न जानते हो, ये बिल्कुल इतना सरल प्रश्न वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिया गया 2017 में। तो इसमें विकल्प बी सही है, इसे ध्यान में रखना। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9, आलवारों की संख्या 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय छात्रों, एक बात और बता दें, हम लोगों ने सिद्ध साहित्य पर सब पूरे एमसीक्यू पढ़ लिए हैं। कुछ सिद्धों के कुछ वाक्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। चलिए एक बार इनका हम लोग रिवीजन कर लें। देखो, ये कई बार कथन पूछा गया है, नेट में पूछा गया। जब हमने दिसंबर 2005 में नेट दिया था तब ये वाला कथन पूछा गया था, तब हमारा गलत हो गया था, ये भी बता दें। अगर यही गलत ना होता तो जेआरएफ हो गया होता। कावा तरुवर पंच विडाल, ये ध्यान रखना है। का तरुवर पंच विडाल किसका है? लुयप्पा। किसका है? लुयप्पा का कथन है। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंत, ये कथन किसका है? कड़हपा का है। और ये वाला बहुत पूछा गया है। जयमन पवन संचरय रवि शशि नाहि पवेश, ये कथन किसका है? ये कथन क्या, ये कविता की पंक्ति है, तो ये सरपा का है। इसे छात्रों जरूर याद कर लो। ये वाला भी एक बार केवल पूछा गया, ये रिपीट हुई है कई बार। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जागए, कानेर चोर निकला गए मागए, ये कुक्कुरपा का है। और आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कौन कौन है, कैसे कैसे। चलिए, तो इस तरह आज हम लोगों का जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हुआ। प्रिय छात्रों, एक बात, आप अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ाइए अपना और मेरे ऊपर विश्वास जमाइए। आपका चयन टीजीटी पीजीटी में पक्का होगा, मेरा ये वादा है, मेरा ये दावा है। मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने ये परीक्षाएं पास की हैं। पूरा मैं अपना अनुभव उड़ेल दूंगा। आप अपनी सारी समस्याएं मुझे दीजिए, बस आपको करना क्या है, धैर्य से वीडियो को सुनना है और एक रजिस्टर बना लो, उस पर नोट कर लो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न और उनकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपकी अच्छे से समझ में आ रही है तो इसको प्रिय छात्रों शेयर कर दो। क्या करना है? शेयर कर देना है, यानी कि इसे दूर तक दौड़ा देना है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप पढ़ें, अपना टीजीटी में पीजीटी में नेट स्लेट जो भी आप चाह रहे हो उसमें अपना चयन पक्का करें, खूब पढ़ें, एंजॉय करें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।